Greetings, everyone. So we are on our last lecture on plant growth regulators. We are talking about phytohormones, and I am your tutor, Juhi Gupta. So we are going to start with it. हम अपने last हार्मोन पे पहुंच चुके हैं. 5 हार्मोन्स पढ़े थे: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स and abscisic acid, and last वाला है इथाइलिन. So this is the only hormone which is gaseous in nature. ये हम already last lecture में cover कर चुके थे. ऐसे plants के ऐसे part, I'm going to make again diagram so that you get better clarity. प्लांट का ऐसा पार्ट जिस पार्ट को फाइनली अब खत्म होना है, मतलब दैट पोर्शन विच इज जस्ट अबाउट टू डाई, एंड ऐसे प्लांट के पार्ट विच आर राइपनिंग राइट नाउ. राइपन तो सिर्फ फ्रूट्स ही करते हैं. सो जैसे मान लीजिए या तो इसकी बात कर रहे हैं या हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं. तो जब फ्रूट्स फाइनली अपने राइपनिंग स्टेज में होते हैं या प्लांट का कोई पार्ट फाइनली मरने वाली स्टेज में प्रेजेंट होता है, सेनेसेंस वाली फेज में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे इथाइलिन प्रोड्यूस होता है. उस टाइम पे इथाइलिन एज अ गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है. इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या करता है इथाइलिन, उसके बारे में बात करते हैं. सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है. ठीक है. अगेन छोटे छोटे डायग्राम्स तो बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ये सब याद रहे. थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं इथाइलिन का इफेक्ट ऑन द सीडलिंग्स. ठीक है. सो सबसे पहले एक सीडलिंग बना लेते हैं. ये सीडलिंग है, ये मूव करती है, इसके अंदर से सबसे पहले ऐसे शूट निकलती है एंड रूट्स में मूव करती है. सो ऐसे प्लांट का ग्रोथ होता है एंड देन वो फाइनली बाहर आ जाता है. ठीक है. उस पे लीव्स आनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज हाउ अ सीड जर्मिनेट. ठीक है. सो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है सीडलिंग की, हॉरिजॉन्टल कैसी होती है और वर्टिकल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल. ठीक है. सो आपका प्लांट आपके सीड की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है. जो आपकी शूट एक्सिस होती है उनको स्वलो करा देता है. जैसे मान लीजिए पहले ऐसी है, उसको स्वलो करा के इतना मोटा कर देगा. ठीक है. इसके अलावा एपिकल हुक बनवाता है. ऐसे करके आपके टॉप वाली शूट के टिप वाले हिस्से से ऐसा हुक जैसा हिस्सा निकलेगा, हुक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है. ये हुक वाला सेक्शन जो है जनरली डाइकॉट्स में ही देखने को मिलता है, बाकी सब में इतना नहीं देखने को मिलता है. ठीक है. बेसिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या प्रमोट करता है इथाइलिन? सेनेसेंस. जब डेथ होने वाली होती है उस टाइम पे डेथ करवाने के लिए प्रमोट करता है. अब एक प्लांट मरेगा तभी तो नया ग्रो करता है, राइट? तो सेनेसेंस भी कहीं ना कहीं नए ग्रोथ को ही प्रमोट करती है, तो उसको भी करने के लिए एक हार्मोन चाहिए. सो वो हार्मोन ये है. सेनेसेंस करवाता है, डेथ करवाता है प्लांट के ऑर्गन्स की, एब्सेशन कराता है ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लीव्स एंड फ्लावर्स. अब मैं जैसे आपको एक बात आती हूँ, हम इसको ऐसे ना लेके कि अरे प्लांट को मार देता है ये हार्मोन, ऐसे लेना चाहिए कि प्लांट को ये भी एसेंशियल है. अब जैसे आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपकी रूट है. ठीक है. अब मान लीजिए कि ये वाली जो लीफ है वो इन्फेक्टेड हो गई है, इसे किसी ऑर्गेनिज्म ने सड़ा दिया है. सो इथाइलिन की मदद से ये लीफ फाइनली प्लांट के ऊपर से गिर जाएगी और यहाँ पे नई प्लांट की लीफ आनी शुरू हो जाएगी और ये वाली नीचे गिर जाएगी. ये इथाइलिन ही कराता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्सिशन. जो चीजें फाइनली मेच्योर हो चुकी हैं, जो कोई काम की नहीं है प्लांट को, उनको फाइनली गिरा देना, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिशन. सो ये इसकी वजह से नई ग्रोथ आती है. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है. सिमिलरली मैंने फ्रूट्स का आपको बता ही दिया. नॉर्मल आपका फ्रूट है, उस फ्रूट को अभी मतलब पकाना है, तो जो पकाने वाला प्रोसेस है, राइपनिंग का जो प्रोसेस है, वो इथाइलिन करवाता है बहुत इफेक्टिवली. ठीक है. ये काम इथाइलिन करवाता है. जिस टाइम पे फ्रूट्स पक रहे होते हैं उस टाइम पे मतलब प्लांट का रेस्पिरेशन रेट बहुत तेज कर देता है इथाइलिन. ठीक है. ये जो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है इथाइलिन का, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज डन बाय इथाइलिन. हम इसमें स्पेसिफिकली ऐसे कैसे बता रहे हैं, जब आपका फ्रूट राइपनिंग स्टेज में होता है, जिस टाइम पे आपका फ्रूट राइपन कर रहा होता है, उस टाइम पे प्लांट की रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो इंक्रीज कर देता है इथाइलिन,
which is called as the respiratory climatic in plants. ठीक है, so these are the different actions. अब मैं यहाँ से सिर्फ आपको डायग्राम से ये सारे के सारे दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ and we'll move forward. Horizontal growth, should I change the color? I think I should. So let's just change the color first. Let's take a green. So horizontal growth करवाता है सबसे पहले आपके सीड की फर्स्ट, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो एक्सिस है, जो आपका शूट एक्सिस होती है, उन शूट एक्सिस को स्वोलन करा देता है, मोटा करवा देता है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन कराता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करता है, फ्रूट की राइपनिंग में काम आता है, दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन वन, एंड देन रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी यही हार्मोन करवाता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो इथाइलिन पूरे करता है, एंड देन हम उसको दोबारा से डायग्राम्स के बेसिस पे ही समझेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सीड है, ये आपने, ये सॉइल है, यहाँ पे अपना आपने सीड डाल रखा है, ठीक है। अब फंक्शंस की तरह याद करिएगा, फिर उसको एक साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो जैसे ये आपका सीड है, ये आपने मिट्टी के अंदर डाल रखा है, तो जर्मिनेशन को, सीड जो इनएक्टिव स्टेज में है उससे इनएक्टिव की सीड जो डोरमेंट स्टेज में है, मान लीजिए, इसको समझे कैसे कि सीड डोरमेंट स्टेज में कैसे जाएगा। मान लीजिए आपने मिट्टी के अंदर आपने बीज डाला, लेकिन आप कुछ समय तक तो आपने अच्छे से पानी दिया, कुछ समय तक तो हवा, सनलाइट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा था, बट कुछ समय बाद वो सब मिलना बंद हो गया, तो सीड जो है अपने डोरमेंट स्टेज में चला जाता है खत्म होने से पहले। उस डोरमेंट स्टेज के दौरान उसकी इनएक्टिविटी हो जाएगी, एब्सिसिक एसिड मैंने बताया था वो स्ट्रेस वाला हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा और प्रोटेक्ट करेगा इस सीड को। बट अब आपने सब चीजें देनी शुरू कर दी है सडनली, ठीक है, तो अब दोबारा से ये ग्रो करना चाहता है। सो सीड का डोरमेंट स्टेज को तोड़ने का काम है इथाइलिन का। सीड का डोरमेंट स्टेज तोड़ेगा एंड देन यहाँ से जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाना शुरू करेगा। सो दिस इज व्हाट इथाइलिन डज। सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इस पे लीव्स हैं और यहाँ पे इस पे एक बड निकल रहा है जो अभी फ्लावर नहीं बना है, तो बड भी डोरमेंट स्टेज पे है, मान लीजिए अभी तक बनना नहीं है, डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। सो बड की भी डोरमेंसी को तोड़वाता है कौन? इथाइलिन, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फाइनली आपका फूल उग के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन बाय इथाइलिन। सब में जर्मिनेशन तो मैंने बता दिया कि सीड की डोरमेंसी तोड़ेगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा बहुत से प्लांट्स में देखा गया है, जैसे मूंगफली वगैरह में देखा जा चुका है। इसी की वजह से, जैसे अब आप बताती हूँ, आपने कभी घर में देखा होगा कि आलू के ऊपर छोटे 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 से पौधे से निकल रहे होते हैं, छोटी छोटी जगहों से कुछ कुछ सर्कल से होते हैं, उन सर्कल्स पे से कुछ कुछ पौधे निकल रहे होते हैं। तो ये जो स्प्राउटिंग हो रही होती है, इसी तरीके से आपने मूंग दाल को देखा होगा, पानी में डाल देते हैं काफी समय तक एंड देन उसके बाद उसके अंदर से भी स्प्राउट्स निकल आते हैं। ऐसा चने के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे ऐसे स्प्राउट्स निकलते हैं, ये जो स्प्राउटिंग है इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय इथाइलिन, ये भी इथाइलिन ही करता है। दिस इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय इथाइलिन, ठीक है। इसके अलावा बहुत से प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जहां से नई स्टेम निकलती है, जहां से नई लीव निकलती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नोड, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया। और जो बीच का हिस्सा होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। सो इंटरनोड छोटी ना रह जाए, इंटरनोड की इलोंगेशन प्रॉपर हो और इंटरनोड को थोड़ा और बड़ा भी कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। सो इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने का काम। सिमिलरली आपके पास पेटियोल को भी बढ़ाते हैं। पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ। लीफ पेटियोल पता है क्या होता है? I'll again make a diagrams just to make you understand. ये जैसे मान लीजिए लीफ की मिडरिब है और ये लीफ का पूरा बेस है, और ये यहाँ से इसका, या मतलब एक बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर आप लोग समझने की कोशिश करिए, जैसे आप इमेजिन करिए, मतलब कि कैसे दिखता है। सो ये जो आपकी लीफ है ये स्टेम से जुड़ी हुई होती है, और स्टेम से जुड़ी हुई जो, मतलब लीफ को और स्टेम को जोड़ने वाली जो बीच में छोटी सी डंडी होती है ना, जो लीफ को कनेक्ट कर रही होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल।
सो एक्वेटिक प्लांट्स में लंबी लंबी इंटरनोड्स आए और एक्वेटिक प्लांट्स में लंबी लंबी पेटियोल आए, ये काम भी इथाइलिन कराता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस। इसके अलावा, और ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसा करते क्यों है, ये इंटरनोड्स लंबी करने का क्या फायदा है, ये पेटियोल्स लंबी करने का क्या फायदा है? ये लंबी लंबी रहती हैं, इसी की वजह से लीव्स जो हैं और शूट्स के कुछ जो अपर पार्ट्स हैं वो प्लांट पानी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, सबमर्ज्ड वाले प्लांट नहीं बन पाएंगे। एंड डिपेंड करता है कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स हाफ फ्लोटिंग और हाफ सबमर्ज्ड रहते हैं, मतलब आधे पानी में और आधे ऊपर फ्लोट करते हैं। सो ये जो फ्लोटिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उन फ्लोटिंग प्लांट्स में लंबी लंबी पेटियोल आएगी, लंबी लंबी इंटरनोड्स आएंगे, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। एंड ये कौन कराता है? इथाइलिन, ठीक है। इसका मतलब मेजर फंक्शन इसका ये है। इसके अलावा आपकी जो रूट्स होती हैं, जो आपका जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, एंड स्टेम के नीचे ऐसे रूट्स निकल रही हैं, रूट के ऊपर रूट हेयर्स भी होते हैं। सो रूट हेयर्स को बढ़ाने का काम भी इथाइलिन का है, एंड रूट की अच्छी ग्रोथ कराने का काम भी इथाइलिन का ही है। इसकी वजह से जितना लंबा रूट हेयर होता है, जितना ज्यादा रूट की ग्रोथ होती है, उसकी एड्जॉर्प्शन सरफेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा एड्जॉर्प्शन चीजें करेगा, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज अच्छा होगा, उससे उतना ही ज्यादा चीजें ट्रैवल अच्छे से कर पाएंगी। सो रूट की ग्रोथ प्रमोट करता है और बहुत सारे रूट हेयर्स बनाता है। जितने ज्यादा हेयर्स होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लावरिंग कराता है, दिस इज तो ऑलरेडी आई सेड दिस टू यू, कि जैसे बड जैसे ही डोरमेंट होता है, बड को डोरमेंट स्टेज से हटाता है और फ्लावरिंग करवा देता है। और ये बहुत सारी चीजों में करके देखा गया है, जैसे पाइनएप्पल्स वगैरह में करके देखा गया है। बहुत से और भी एग्जांपल है, मैंगो है, लेकिन हाँ आप मान के चलिए कि इथाइलिन बेसिकली प्रमोट क्या करवाता है? फ्लावरिंग प्रमोट करवाता है, ठीक है। अब इन सारे फंक्शंस को दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे कैसे। लेट्स जस्ट जूम आउट अ बिट, जस्ट बिकॉज डायग्राम तो दिख जाएंगे, राइट। I'll just change my color again so that you can see better, right? So let's take a yellow this time, and अब आप भी डायग्राम देखिए, ठीक है। फंक्शंस में सारे के सारे इंडिकेट करूंगी दोबारा से। सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला इस सेक्शन में ये वाले जो पिंक कलर के मैंने हाईलाइट करे थे, ये सारे फंक्शंस भी एक बार दोबारा देखने, तो यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है प्लांट की, ये वाला था सीड की, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। एक्सिस को स्वेल करा देता है, डाइकॉट्स के केस में एपिकल हुक बनवाता है। फ्रूट्स का राइपनिंग करवाता है, वो तो कॉमन ही है। और इसके अलावा सेनेसेंस प्रमोट करता है, ताकि जिसको मरना है वो फाइनली खत्म होगा और उसकी जगह नया आएगा। रेस्पिरेटरी climatic is a procedure in which the respiratory rate of a plant increases during the ripening of fruits. This is like fruit ripen करेगा तो उस टाइम पे respiratory rate बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्लांट का. This is achieved because of ethylene. Next functions. आपका सीड अगर डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है, मैंने एग्जांपल दिया था कि कौन से स्टेज में डोरमेंट होता है, उस स्टेज से बाहर निकल के जर्मिनेट करेगा इथाइलिन की वजह से. नेक्स्ट एग्जांपल, आपका बड डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है, उस स्टेज से निकल के फाइनली फ्लावर बनाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है. उसके अलावा आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए कि एक्वेटिक प्लांट्स के केस में पेटियोल को लंबा कर देता है, इंटरनोड्स को लंबा कर देता है, ताकि ये दोनों की दोनों चीजें शूट के कुछ अपर पार्ट और लीफ, मेजर लीव्स जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहे. सो दिस इज आल्सो डन बाय द हेल्प ऑफ इथाइलिन. एंड देन देयर इज की रूट हेयर्स, और रूट की ग्रोथ प्रमोट करवाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो पाता है एंड प्रमोट होती है प्लांट ग्रोथ. तो अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, सो आई विल जस्ट एक बार जूम आउट फॉर यू एंड देन यू कैन जस्ट लुक एट द डायग्राम्स ऑल टुगेदर. ठीक है, आप सारे के सारे देख लीजिए. यहाँ पे करीब हमने 4 फंक्शंस पढ़े, यहाँ पे जितने भी पढ़े वो 4 हैं, और बाकी के बचे हुए करीब 5 फंक्शंस ऊपर है. सो टोटल मिला के ये सब मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि जैसे हमने इथाइलिन को काफी डिटेल में पढ़ा है. सो इथाइलिन वाज द हार्मोन जो सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ. सो व्हेन यू सी सच इमेजेस, बार बार आपको ध्यान आएगा, जैसे मैंने पिंक में पहले सारे के सारे फंक्शंस बताए, फिर मैंने ग्रीन में फंक्शंस बताए, तो टोटल अराउंड 9 फंक्शंस बताए मैंने. इनमें से जो जो इमेज ध्यान में रह जाएगी उतने फंक्शंस तो आराम से रजिस्टर हो जाएंगे. सो दिस इज, आई एम डूइंग इट ऑन पर्पस सो दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स लेटर. ठीक है, सो वी आर डन विद इथाइलिन एज वेल एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर. दैट्स ग्रेट फॉर अस जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग थिंग्स वेरी क्विकली. एंड मैं अभी फिलहाल अपना पेस लेके चल रही हूँ. आई एम थिंकिंग इफ यू आर गेटिंग लाइक यू आर गेटिंग ऑल दिस इजीली. बट अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर ऐसा लग रहा है if I'm going really fast, if you want to like say certain things, there are certain things that are left behind, वो सारी की चीजें like just comment down below that the speed is very quick. I can lower it down in other videos as well, but yeah, to my extent of knowledge it feels normal right now.
सो डेफिनेटली लेट मी नो अगर कोई भी फीडबैक है तो। आपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब क्या पढ़ा कि आपने देखा इथाइलिन को हमने कितना ज्यादा पढ़ा, राइट? इथाइलिन के बारे में हमने कितने सारे फंक्शंस पढ़े। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इस हार्मोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड अगर आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि पांचों हार्मोन्स में सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा इस्तेमाल होता है, सो यू विल नेम दिस वन। एंड मोस्ट वाइडली इथाइलिन किस कंपाउंड के नाम से बिकता है मार्केट में? एथेफोन, ठीक है। एथेफोन इज द कंपाउंड अंडर विच इथाइलिन इज ब्रांडेड इन द मार्केट, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है, बेसिक पानी जैसी सोल्यूशन होती है, जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे बेसिक पानी जैसी सोल्यूशन होती है। क्या है ये? एथेफोन एक्वस होती है, डायरेक्टली बस प्लांट में देनी होती है और प्लांट इसे पानी की तरह ट्रांसपोर्ट करके पूरा प्लांट में एब्जॉर्ब करवा लेता है। एंड इसके अंदर से इथाइलिन स्लोली स्लोली सारे प्लांट में जाता है। ऐसा नहीं होता कि द मोमेंट आपने पानी डाला एथेफोन वाला और सारे में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट जरूर हो जाएगा लेकिन धीमे धीमे सारे पॉइंट्स में रिलीज होता है। क्या करता है? अगेन फंक्शंस तो कॉमन ही है, एथेफोन भी वही करेगा। फ्रूट राइपन करवाता है, किस में? जैसे टमेटोज में, एप्पल्स में। एब्सिशन करवाता है, एब्सिशन तो बहुत इथाइलिन करता है, ये मेन काम ही उसका वो है। फ्रूट्स को गिरवा देगा पकने के बाद, फ्लावर्स को झड़वा देगा ताकि फ्रूट्स आ जाए, ठीक है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स, ज्यादा फीमेल फ्लावर्स बनाता है कुकम्बर्स में। फीमेल फ्लावर ज्यादा बनाने से क्या होगा? फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे तो ओवरी, एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर एक ही ओवरी होती है, लेकिन स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं, एंथर्स बहुत सारे होते हैं जो आके फर्टिलाइज कर सकते हैं उस ओवरी को। तो एंथर्स तो बहुत सारे हैं, ओवरी कम है। पता लगा एंथर्स तो काम करने आ गए लेकिन ओवरी है ही नहीं उतनी सारी। तो ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे तो ज्यादा ओवरीज होंगी, तो ज्यादा ओवरीज से ज्यादा एंथर मिल पाएंगे, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, और ज्यादा फ्रूट बनेगा। सो इसकी वजह से यील्ड बढ़ेगी। सो इथाइलिन ये भी कराता है। So these are certain functions which might be asked accordingly. जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे, what is the most widely used plant hormone in agriculture? Ethylene. Any branded name? Ethefone. So these are the things that you can write in your examination. So let's move forward. अब हम किस वाले सेक्शन पे जाएंगे? लास्ट सेक्शन पे जाएंगे, बट इसको पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू सी द वीडियो का रेस्ट पार्ट। हमने मेजर पोर्शन तो पढ़ लिया वीडियो का, बस थोड़ा सा सेक्शन और बचा है, बस उसको और पढ़ के वी आर गोइंग टू फिनिश दिस, ठीक है। लेट्स सी द वीडियो नाउ। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इथाइलिन, इसके बाद एब्सिसिक एसिड बताएगा। Magical ripening hormone. If you put a ripe banana in a bag with unripe bananas, the unripe bananas will ripen much more quickly. Ethylene is gaseous, with low solubility in water. It diffuses out of cells, and more of it gets produced by rapidly growing and dividing cells. This is important for germinating plants, since the high production of this hormone inhibits the expansion of leaves and allows the shoot to dig upwards through the soil until it reaches light. Abscisic acid is a hormone that signals dehydration. It is synthesized in the chloroplasts of leaves. When a plant जैसे मैंने बताया था, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे ही पानी की कमी होगी, जैसे ही किसी भी चीज की कमी होगी, स्ट्रेस आएगा, एब्सिसिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि प्लांट को बचा पाए। plant is water stressed, this hormone travels through its xylem and phloem and causes the leaves to close their stomata to reduce water loss through phototranspiration. These are just 5 types of hormones that influence. So we are done with this part. We are just going to go back to our notes and hopefully we can start the new chapter as well. We have plenty of time left. बस ये लास्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करना है, एंड व्हेन वी आर डन एंड देन हम दूसरे नोट्स पे जाएंगे, दैट इज द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब आप इसमें एक चीज सीख सकते हैं, दैट द पीजीआर कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो है वो एक दूसरे के साथ भी काम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के नुकसान में भी आ सकते हैं। जैसे एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड से बिल्कुल अपोजिट काम करता है। एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड से बिल्कुल अपोजिट काम करता है, लेकिन जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनिन से काफी सिमिलर काम करता है एंड ये अपोजिट काम करता है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर एंड ये हो गया एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, अपोजिट करना, ठीक है।
अगेन एक और चीज, दे कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है? अकेले भी काम कर सकते हैं और दूसरे के साथ भी काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अकेले काम करें और ऐसा भी हो सकता है दूसरे साथ भी काम करें। जैसे अगेन लेट्स राइट इट टुगेदर सो दैट यू कैन रीड इट टुगेदर। जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड कई बार साथ में काम करते हैं। सो दीज आर द सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। सिनर्जिस्टिक मतलब एक दूसरे के साथ काम करना, ठीक है। बहुत सारे मतलब प्लांट की पूरी लाइफ टाइम में ये सारे के सारे हार्मोन्स कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, बट रेगुलरली यूज होते रहते हैं। स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, सेल डिवीजन कराना है साइटोकाइनिन आ जाएगा। तो अलग अलग स्टेजेस पे ये सारे के सारे आते रहते हैं। कई बार एक आता है, कई बार एक साथ मोर देन वन हार्मोन्स भी एक साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत से स्टेप्स हैं जिस दौरान ये काम आते हैं, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव बीन लाइक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। डोरमेंसी, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, बहुत से स्टेप्स हैं जिस दौरान एक से ज्यादा हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जब एक से ज्यादा हार्मोन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और चीज, हार्मोन्स के साथ साथ बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स तो बस अंदर की इंट्रिंसिक बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके प्लांट के कुछ कुछ अंदर के फंक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट का डीएनए, जिसका मतलब जीनोमिक कंट्रोल रहता है, एंड प्लांट के कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स तो आपको पता ही, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो पूरे प्लांट ग्रोथ प्रमोशन को कंट्रोल करते हैं। एंड इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का, ये हाई टेम्परेचर का, पानी का, CO2, ऑक्सीजन, ये जीनोम, डीएनए कैसा है, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ काम करती हैं ये सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि आप सनलाइट तो दे नहीं रहे हो, हार्मोन्स आप बहुत बढ़िया से दे रहे हो प्लांट को और बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है। प्लांट को सब चीजें चाहिए और एक साथ चाहिए। और कुछ कुछ कोई चीज अगर कम भी होगी, प्लांट एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस चीज के लिए भी मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर। जैसे स्ट्रेस आएगा तो ABA हार्मोन आ जाएगा काम करने के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उतना स्ट्रेस जरूर आ जाएगा। सो वो भी मैनेज करना पड़ता है प्लांट को। बट हाँ, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो प्लांट ओवरऑल इन सारी चीजों के इंटरेक्शन से, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर और जीनोमिक फैक्टर, सबके इंटरेक्शन से प्लांट काम करता है, ठीक है। जिस दौरान इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, जिस दौरान हार्मोन मतलब ये सारे के सारे इफेक्ट जो आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन सारे फैक्टर्स की वजह से, तो उस दौरान कुछ कुछ इफेक्ट्स जो इवेंट्स हैं वो जो है वो इफेक्टेड होते हैं। देयर इज लाइक वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट होते हैं इन सारे एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और जीनोमिक कंट्रोल की वजह से। But this is just a fact to tell you, but we are limiting ourselves till here. We are done with the hormones. If you have any doubts, if you have not आपको कोई भी अगर याद नहीं हुआ कि किस किस के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, दोबारा वीडियोस पे देखिए, दोबारा चेक करिए कि कैसे कैसे मैंने डायग्राम बनाए थे। वो डायग्राम रफ अपनी कॉपी में बनाइए एंड देन उसे यूज करिए। आई वुड रियली सजेस्ट, इससे काम बनता है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके कुछ चीजें एक्स्ट्रा सिर्फ इसीलिए बताती हूँ बिकॉज टेक्स्ट पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, इंफॉर्मेशन लेना इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट पढ़ना कैसे होता है, दिस इज द अटमोस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली कैसे पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें, हर चीज लिखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे मेमोरी बनेगी। हर चीज लिखते हैं ब्रेन में उस चीज की मेमोरी बनती जाती है। छोटे छोटे डायग्राम्स बनाइए, छोटी छोटी फोटोज बनाइए, उससे भी दिमाग में रजिस्टर होता है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन यूज। जितना पढ़ना है उसको शेड्यूल वाइज करने की कोशिश करिए। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इस चीज को डिसाइड कर लिया दैट यू विल बी रीडिंग चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो हो सकता है थर्ड चैप्टर पूरा ना हो पाए, बट दैट्स ओके। एटलीस्ट अपने लिए गोल सेट करिए। आज के दिन का गोल है कि अपार्ट फ्रॉम होमवर्क मुझे ये चीज और पढ़नी है, तो तभी हो पाएगा। अदरवाइज तो वही लास्ट मिनट बेंचर्स हैं कि जिस दिन एग्जाम आता है उससे एक दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी एजुकेशन कभी काम नहीं आएगी। ऐसी एजुकेशन कुछ टाइम बाद चली जाएगी बॉडी से। दिमाग भी एक सर्टेन चीजों को ही याद रख पाता है। जो चीजें बार बार दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वो लंबे समय तक जाती है। जैसे जो कंसेप्चुअल नॉलेज आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो कभी नहीं भूलती। आई ऑल्सो कैन रिमेम्बर सर्टेन स्टफ जो कभी मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है, बिकॉज मैंने उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझा हुआ है। So try to do the learning in a very defined and a fruitful manner
rather than just mugging everything. That will not bring any benefit. So let's go to the other notes finally, and respiration की beginning start कर लेते हैं at least. So we are on the next chapter and I'm just going to brief it to you. कुछ portion अभी cover कर लेंगे so that we don't waste any time. Breathing and exchange of gases. कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग होती है एंड कैसे कैसे फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट योर बॉडी. आपके ब्रेन से लेकर आपके टो नेल्स तक सब जगह ऑक्सीजन पहुंचानी होती है एंड ये सारा काम ब्रीदिंग के थ्रू होता है. ब्रीदिंग से वो ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को जो ब्लड सारे में ट्रांसपोर्ट करके आता है. सो दैट इज व्हाट ब्रीदिंग इज अबाउट. Just an official definition, the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called as breathing, commonly called as respiration. ठीक है, it's called as breathing generally, मतलब scientific terms में इसे breathing कहते हैं, लेकिन general notion में आप इसे respiration कह सकते हैं. Exactly क्या हो रहा है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रही है आपकी बॉडी में एंड आपकी बॉडी से CO2 जा रहा है एटमॉस्फेयर में. ये जो पूरी साइकिल बनाई, बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है एटमॉस्फेयर से और बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एटमॉस्फेयर में, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. Just as again, just to create a memory, just to make a remembrance, place your hand on your chest, quiet yourself, and then observe कि किस तरीके से बॉडी का चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से आप रिस्पायर कर रहे हैं. Close your eyes for a second and then observe this along with me. एंड हर किसी ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा. जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बताती हूँ. जैसे जैसे मैं ब्रीथ कर रही थी, जब मैं इनहेल करती थी, जब मैं सांस अंदर ले रही हूँ तो मेरी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर रही है, मेरी चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ मूव करती है, मेरा ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है. एंड जैसे ही मैं बॉडी में से एयर रिलीज करती हूँ तो मेरी चेस्ट कैविटी लो डाउन हो जाती है, लोअर डाउन हो जाती है. तो ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है आपकी चेस्ट का, दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करने की वजह से चेस्ट, छाती वाला एरिया अप एंड डाउन मूव करता है. एंड एवरीबडी मस्ट हैव नोटिस्ड. अगर नोटिस नहीं हो पाया पहली बार में, ऐसा लगा नहीं हो पाया, क्लोज योर आईज, काम योर सेल्फ डाउन. एकदम हल्का सा हो सकता है, अभी बहुत एक्टिविटी महसूस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, पढ़ भी रहे हैं और मे भी कुछ लिख भी रहे होंगे. सो इस वजह से थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा हो रही है. बट या इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपकी थोरैसिक कैविटी, आपकी चेस्ट कैविटी लगातार ऊपर एंड नीचे मूव करती है जब आप रेस्पिरेशन करते हो. सो स्लो डाउन योरसेल्फ एंड देन दोबारा से चेस्ट पे हाथ रख के इसे ऑब्जर्व करो अगर पहली बार में नहीं हुआ तो. सो देयर आर मल्टीपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन करने का अलग अलग तरीका होता है. छोटे ऑर्गेनिज्म में छोटे तरीके होते हैं, मतलब कम कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं. बड़े ऑर्गेनिज्म में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं, जैसे हमारे केस में लंग्स होती हैं. ठीक है, so let's change our color and then let's read about it again. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है. जैसे हर किसी के कुछ कुछ एग्जांपल बताते जाऊंगी. ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं. इन्वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके केस में आपकी बॉडी के पीछे आप हाथ लगा के देख सकते हो, जो ये रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी बैकबोन है, ये दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम. बहुत सारी हड्डियां हैं, छोटी 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 हड्डियां, उससे पूरी की पूरी एक थिन स्टिक जैसी बन रही है आपके बैक में, जिससे आपकी बैक एकदम अपहोल्ड, सीधी बैठते हो आप, उसकी वजह से सपोर्ट मिलता है आपकी बैक को, अदरवाइज आप ऐसे झुक के बैठे रहोगे. सो सीधे बैठते हो आप उन हड्डियों के सपोर्ट से, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम. जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है दोज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर नहीं होता दोज आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स. सो जो छोटे कम कॉम्प्लेक्स वाले इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, उनके केस में ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होता है सिंपल डिफ्यूजन से. बॉडी के अंदर सिंपल सिर्फ डिफ्यूजन होता है. बॉडी वॉल में छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे CO2 बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, फ्लैटवर्म ही है ये, आपको फ्लैटवर्म का ही एग्जाम्पल दे रखा है. इसके अंदर बस स्किन के अंदर कुछ नहीं है, स्किन इसकी पोरस होती है, छोटे छोटे इसके अंदर पोर्स होते हैं, एंड दिस विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन मतलब सीधे बॉडी सरफेस से काम चल जाएगा.
अर्थवर्म, केचुआ देखा होगा आपने, उनके केस में क्या होता है, उनकी सरफेस जो उनकी, आपने कभी हाथ में उठाया हो केचुआ तो पता लगता है उसकी ना बड़ी स्लाइमी सी सरफेस होती है, चिकनी चिकनी सी, जैसे कुछ गीला गीला लगा हुआ हो उसके ऊपर। तो दैट इज जो उसकी सरफेस है, जो उसके ऊपर वो जो गीली गीली लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। वो अपनी उस क्यूटिकल से सारा का सारा रेस्पिरेशन कर लेता है, मॉइस्ट होती है, कभी छू के देखेंगे तो पता लगेगा। इंसेक्ट्स के केस में छोटी 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 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्ट्स के केस में छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रेकियल ट्यूब्स, जो एटमॉस्फेयर से ये सारा का सारा हवा का एक्सचेंज, CO2 और O2 का एक्सचेंज कराती है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अभी मैं ये सारा डायग्राम आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। दीज आर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स के केस में गिल्स प्रेजेंट होती हैं, गिल्स आर फॉर ब्रेकियल रेस्पिरेशन एंड दीज आर जनरली प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स, पानी वाले आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से वाले, गिल्स वाला, जैसे फिशेस में भी गिल्स प्रेजेंट होती है, आपने देखा हो, फिशेस के अलावा मॉलस्क और आर्थ्रोपॉड्स में भी गिल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मेन ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज लंग्स, वो हमारे केस में प्रेजेंट होता है, दीज आर वस्कुलर बैग्स जो एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस को। एंड इसके केस में जिनमें गिल्स होती है उनके केस में कौन सी रेस्पिरेशन बताई थी, ब्रेकियल। जिनके केस में लंग्स होती है उनके केस में होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये यूज करे जाते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली उन सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो सारे के सारे लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, दोज आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो लैंड पे रहने वाले सारे ये वाले लंग्स वाले होंगे मेजॉरिटी, ठीक है। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स पे। अभी तो हमने सारी बात करी इनवर्टिब्रेट, जिन पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं जिन पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके केस में वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनके केस में फिश तो करती हैं गिल्स से, गिल्स से कौन सा वाला होता है, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। बल्कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जिसमें हम आते हैं, हम सारे करते हैं लंग्स से। बेस्ट पार्ट, कुछ हैं जो एक मोड ऑफ रेस्पिरेशन शो नहीं करते, जो कुछ हैं जो कुछ मल्टीपल ऑर्गन्स को यूज करते हैं। जैसे कुछ एम्फीबियंस हैं जिसके अंदर आता है आपका फ्रॉग, वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है और उसके पास अपनी लंग्स भी होती हैं, ठीक है। सो दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। तो स्किन वाली रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस किसको बोलते हैं, स्किन की लेयर को, ठीक है। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करता है, फ्रॉग। I'll just start with this section again. मैं दोबारा से यहीं से एक बार आपको बहुत रफ दोबारा से एक तो ये डायग्राम इनलार्ज करके दिखाऊंगी और दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे ये सारे सेक्शन को दोबारा से लिख के, ताकि इसको हम क्लियर कर लें कि हमने कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पढ़े थे फॉर रेस्पिरेशन। I am very happy that we are starting the new chapter. I hope you are too. And if you have any doubts, if you want to give me any feedback, कुछ भी कमी है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, do share in the comments below. Have a great day.